नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की खबर के साथ, जो 23 दिनों तक जेल में रहने के बाद रिहा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है, जहां सभी मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है और सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि इन मामलों की जाँच अब दिल्ली पुलिस ही करने वाली है। इसी के साथ ही यूपी सरकार ने जिस SIT का गठन किया था जाँच के लिए, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। देखिए पूरी खबर। मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल में रहने के निकल गए हैं। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी है। लखनऊ यूपी में उनके खिलाफ 7 मुकदमे थे और दिल्ली वाले केस में उनको पिछले हफ्ते बेल मिल गई थी, तो मोहम्मद जुबैर निकले हैं बाहर। और जुबैर से हम कोशिश करेंगे कि एक रिएक्शन लें, वो अपनी लीगल टीम के साथ में हैं। जुबैर, हाउ आर यू फीलिंग? विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं जुबैर मैं सौरभ हूँ NDTV से। एक सेकंड, तो आप यहाँ पर भी लीगल टीम के साथ निकले हैं मोहम्मद जुबैर, और आप देख सकते हैं कि विक्ट्री साइन जो है, जुबैर कुछ कहना चाहेंगे? इशारों में ही कह दीजिए। विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, सच की जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? एक वर्ड, वन वर्ड। I drive right? हाँ, तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए मोहम्मद जुबैर निकले हैं। तो आपने देखा मोहम्मद जुबैर निकल गए हैं, उनकी रिहाई हो गई है। लगभग 23 दिन वो जेल में रहे हैं और अब वो यहाँ से निकल करके अपने घर जाएंगे, और कोर्ट ने उनको इजाज़त भी दी है कि वो ट्वीट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पत्रकार हैं। तो 23 दिन बाद जेल से बाहर निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी यूपी वाले सारे मामलों में। अब अपने वकीलों से चर्चा करेंगे। उन्होंने बयान नहीं दिया, पर विक्ट्री साइन, जीत का सिग्नल ज़रूर दिया है। तो फिलहाल मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद निकले हैं, उनके वकील काफ़ी खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, और हम जानते हैं किस तरीके से पहले सीतापुर में उनको बेल मिली, तो लखीमपुर वाले केस में गिरफ्तार कर लिया गया। लखीमपुर के बाद हाथरस में, दिल्ली वाले में बेल मिली, तो उनकी एक FIR चंदौली में पाई गई। तो एक जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा दुष्चक्र लगता है। तो एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। मोहम्मद जुबैर अब बाहर गए हैं, वो बेंगलोर के रहने वाले हैं, वो देश में कहीं भी जा सकते हैं, और ट्वीट करने पर उनकी कोई पाबंदी नहीं है। सहयोगी सुधीश कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। अमृतसर के पास एक गांव में इस हत्याकांड के 2 मेन शूटर्स को एनकाउंटर में मार दिया गया है। इनके नाम हैं गैंगस्टर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा। अमृतसर में पाकिस्तानी सीमा के पास ये दोनों शूटर्स एक गांव में छुपे हुए थे। ऐसी आशंका है कि वो पाकिस्तान भागना चाहते थे। आरोप है कि मनप्रीत मन्नू ने ही मूसेवाला पर AK-47 से फायरिंग की थी। गैंगस्टर्स के पास से AK-47, विदेशी पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस और मैगजीन बरामद हुए हैं। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। इस वक्त हम भकना खुर्द गांव में हैं, जो अमृतसर के अटारी बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है। हालांकि गांव वाले 5 से 10 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप सामने देखें, बिल्कुल ये एक पुलिस वाले यहाँ पर हैं, एक पुलिसकर्मी है यहाँ पर, और जहाँ वो लाइटें जल रही हैं, उन्हीं में से किसी एक घर पे जो 2 गैंगस्टर थे या शूटर थे, मनप्रीत सिंह और दूसरा जगरूप रूपा, वो दोनों वहाँ छुपे हुए थे। सुबह पुलिस को करीब 10-11 बजे ये जानकारी मिल जाती है कि वो यहाँ पर हैं। 10-11 बजे के करीब पुलिस की पूरी पार्टी अमृतसर में, अमृतसर कमिश्नरेट और अमृतसर देहाती यानी अमृतसर रूरल, दोनों ही जगह की पुलिस, साथ में पास का जो ज़िला तरन तारण है उसकी पुलिस पूरे गाँव को घेर लेती है। उसके बाद गुरुद्वारे से भी शायद घोषणा करवाई जाती है गाँव वालों को कि वो अंदर ही रहें। और जो गैंगस्टर्स थे दोनों, जो शूटर्स थे दोनों, जो सिद्धू मूसेवाला के मौत में या उनके मर्डर में जिनका हाथ था, उन दोनों से भी अनाउंस करके वहां पर जाकर पुलिस ये कहती है कि वो सरेंडर कर दें, लेकिन वो गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं होते हैं और उसके जवाब में वो पुलिस पर ही गोलियां चलाने लगते हैं। जानकारी ये मिल रही थी कि जो दोनों गैंगस्टर्स थे, उस वक्त जब गोलियां चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें कई और लोग भी साथ हों, क्योंकि पुलिस पर अलग अलग जगह से फायरिंग और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, जिसको कहते हैं कि लगातार गोलीबारी कई घंटों तक चली है। गांव के लोग बता रहे हैं कि उनको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक कंटिन्यूअस गोली चलने की आवाज़ आती रही, लगातार आवाज़ आती रही, और करीब 4-5 घंटे के बाद दोनों को मार गिराया गया। दोनों की मौत हुई इस एनकाउंटर में। पुलिस ADGP प्रमोद बान, जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के चीफ हैं, वो यहाँ पर थे। उन्होंने ऑपरेशन ख़त्म होने की औपचारिक घोषणा भी की शाम में, और बाइट देते हुए पत्रकारों को बताया कि दोनों गैंगस्टर मनप्रीत सिंह, मन्नू खुस्सा और
दूसरा जो जगरूप रूपा, इन दोनों की इस इनकाउंटर में मौत हुई है। ये दोनों वही लोग हैं जो एक मॉड्यूल यानी एक कार में सिद्धू मूसेवाला का पीछा कर रहे थे और उनके ऊपर AK-47 से भी फायरिंग मनप्रीत सिंह ने की थी। और इन दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये दोनों जग्गू भगवानपुरिया गैंग के हैं, जो गैंग लॉरेंस बिश्नोई के करीबी है। और लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू भगवानपुरिया को कहा, जिसके बाद जग्गू भगवानपुरिया ने ये 2 शूटर्स सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में लगाने के लिए या उनको ये काम दिया था। फिलहाल पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों ने ही सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद कई लोगों की धरपकड़ की है। इस पूरे मामले में 6 शूटर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3 शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद 2 की आज मौत हो गई, लेकिन अभी भी एक शूटर जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फॉरेंसिक्स की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है, पुलिस के कर्मी भी अभी भी मौजूद हैं। पुलिस इन सारे ही एंगल्स पे तफ्तीश कर रही है कि वो यहाँ क्यों आए थे, क्या सिर्फ छिपने के लिए आए थे या उनकी किसी से यहाँ पर मुलाकात होने वाली थी। और सरहद का इलाका और ड्रोन की खबरों के बाद ये एंगल भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि क्या इनका कोई पाकिस्तानी लिंक भी है, क्योंकि इस पूरे मामले में कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार का नाम बार बार आया, जिसने ये सारी प्लानिंग की थी, जबकि लॉरेंस बिश्नोई खुद तिहाड़ जेल में बंद था। अब इस मामले में 6 के 6 शूटर्स में से सिर्फ 1 पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, 2 आज इनकाउंटर में मारे गए और 3 पुलिस की गिरफ्त में हैं। अमृतसर से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और हरियाणा के नूह में खनन माफियाओं द्वारा एक DSP की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज तावड़ू शहर पूरी तरह से बंद रहा। इधर पुलिस दावा कर रही है कि जो माइनिंग करने वाले लोग हैं उनका कोई संगठित गिरोह नहीं है। मुकेश सिंह सेंगर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नूह के पचगावा गांव में इस मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है। लगभग हर घर में ताला लगा है। इसी मोहल्ले में ये घर है माइनिंग माफिया मित्तर का, जिस पर DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या का आरोप है। जिस डंपर से कुचलकर DSP की जान ली गई वो तो बरामद हो गया है। मित्तर के घर के सामने ही ये कच्चा घर है डंपर के क्लीनर इक्कर का, जिसे पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ गए सब लोग? सब भाग गए डर हमारे। क्यों भाग गए? पुलिस की दबे से भाग गए। पुलिस आई जाई है, उसकी वजह से सब डर के भाग गए। अच्छा, कल पुलिस यहाँ पर आई थी? काफी पुलिस आई है। क्या किया पुलिस ने कल आकर यहाँ पर? पुलिस यहाँ पर जिस घर का वो लड़का था ड्राइवर, उसका मकान तोड़ फोड़ करिए कई मरतबा जैसे आई है गई है। तोड़ फोड़ की वजह से बैरमानी शेरवानी पकड़ी है, धक्का मुक्की हुई है बैरमानी के साथ, इसलिए सब भागे। यूं तो सुप्रीम कोर्ट 2002 में इस इलाके में माइनिंग पर पाबंदी लगा चुका है, लेकिन यहाँ पर फिर भी माइनिंग हो रही है। क्यों, ये समझने की कोशिश हमने की। ये जो पूरा गांव है ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ गांव के लोगों के पास ज़्यादा कुछ काम धंधे नहीं हैं। अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। केवल ये गांव नहीं बल्कि आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग भी इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। आप देखें कि गांव में कई घरों में आपको इस तरह के डंपर खड़े हुए मिल जाएंगे और लोग यहाँ से पत्थर निकालते हैं, फिर अलग अलग शहरों में जाकर बेचते हैं। तो अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। अब गांव से जो ये रास्ता निकलता है, ये एक रास्ता है गांव से, यही रास्ता आगे जो पहाड़ियां हैं वहां तक जाता है। चाहे पुलिस आए या फिर माइनिंग करने वाले, एक रास्ता है। हालांकि जो इलीगल माइनिंग करने वाले हैं वो कई रास्ते तय कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के लिए आने के लिए एक रास्ता है जहां से गाड़ियां जा सकती हैं। तो पुलिस जब भी यहां से निकलती है इस रास्ते से, तो यहाँ पर इलीगल माइनिंग करने वालों के जानकार दुकानदार के रूप में या किसी और रूप में यहाँ पर बैठे होते हैं, और जैसे ही गाड़ी यहाँ से गुजरती है वो तुरंत फ़ोन करते हैं आगे जो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं। 2 साल पहले हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाया था, उसे भी भंग कर दिया गया। इस इलाके में माइनिंग रोकने वाले पुलिसकर्मियों पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने मौजूदा SP वरुण सिंगला को भी नहीं बख्शा। फिर भी पुलिस कह रही है कि माइनिंग छोटे स्तर पर की जा रही है, संगठित तरीके से नहीं। यहाँ पर 2002 में से पहले माइनिंग लीगल रूप में हुआ करती थी। उसके बाद से माननीय न्यायालय के आदेशों के बाद ये बैन हो गई। उसके बाद छुटपुट घटनाएं अलग अलग गाँव में, जैसे इस घटना में भी देखें आप कि जो उस गांव के साथ, उस पहाड़ के साथ सटे हुए जो गांव है पचगांव, उसी के ही
लोग जो हैं वही डंपर मालिक भी हैं और वहीं की लेबर, ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि वहीं की लेबर ने उसको तोड़कर और भरा है। ये अपने एक डंपर में 4 से 5 हज़ार रुपया कमाते हैं। तो ये अपने स्मॉल फाइनेंशियल इकोनॉमिक गेन के लिए गांव के खुद के लोग ही ये कर रहे हैं और बहुत ही स्मॉल स्केल पे ये होता है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के विरोध में पूरा तावड़ू शहर बंद रहा। लोगों ने कातिलों को फांसी की सजा देने की मांग की और पुलिस के दावों की पोल खोली। स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ हर कोई अपने स्तर पर सरकारी महकमे की मिलीभगत से माइनिंग करता है। बड़े माफिया भी हैं और गांव के लोग भी हैं, सरपंच भी हैं। अच्छा। और वैसे दबंग लोग भी हैं। अच्छा। जो 5-7 गांव हैं पहाड़ के साथ, ये रात को खूब बम ब्लास्ट करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सवेरे भर के लाते हैं। आपको अगर पकड़ना है किसी को 250 गाड़ियाँ भोगीपुर में जाके पकड़ो। कौन कौन से गाँव है जहाँ माइनिंग होती है? माइनिंग ये सारे में होती है। मेवात में पूरा ये माइनिंग के ऊपर ही चल रहा है। आप सवेरे जितना भी पत्थर आता है, ये भोगीपुर है, यहाँ से 6-7, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं और ट्रक भी खड़े रहते हैं। बिना लिए दिए कौन निकालते। इस मामले में आरोपी मित्र के साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं उसकी जांच चल रही है। वहीं शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का गुरुवार को हिसार के उनके पुस्तैनी गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। नूह से कैमरामैन राकेश सिंह और अपने सहयोगी राहुल शर्मा के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और नीट की परीक्षा में कोल्लम की एक छात्रा के अभिभावकों ने शिकायत की है कि परीक्षा से पहले जांच के नाम पर लड़कियों के कपड़े उतरवाए गए। मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है और इस सिलसिले में 5 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। बुधवार को भी कोल्लम में बीजेपी और एबीवीपी का प्रदर्शन चलता रहा। उनका आरोप है कि छात्राओं ने उत्पीड़न और बेइज्जती की जो शिकायत की है, उसके बाद भी केरल पुलिस असली मुजरिमों को पकड़ने की जगह लीपापोती कर रही है। मामला कोल्लम के मारथोरमा कॉलेज का है। सफाई कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 निर्दोष नहीं हैं। जो एजेंसी उन्हें परीक्षा केंद्र में लाई, वे केरल कांग्रेस के एक नेता द्वारा समर्थित एक फर्म है जो एलडीएफ का सहयोगी है। जिन 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से 3 उस कंपनी से जुड़ी हैं जिन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हायर किया था और 2 महिलाएं कॉलेज की हैं जहां परीक्षा केंद्र था। हमने लड़कियों की परीक्षा आयोजित करने के लिए एजेंसी को दिया था। इनमें मेरी बेटी भी है जो अभी सिर्फ 19 साल की है। उसके भी अधिकार है। पुलिस को ठीक से जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे। जिन 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि उसने केवल छात्रों की मदद करने की कोशिश की थी। जब सुपरवाइजर ने कहा कि इनरवेयर में कोई मेटल है, हमने लड़की से कहा कि वो रोए नहीं। उसे बदलने के लिए हमने एक रेस्ट रूम भी खोल दिया। हमने कुछ गलत नहीं किया। मेरी भी 20 साल की बेटी है, मैं भी एक माँ हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मदद की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस मामले में 3 सदस्यों की जांच बिठाई है, जिसे 4 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। पुलिस में 5 शिकायतों और मीडिया के सामने खुलकर अपने उत्पीड़न की कहानी कहने के बाद यह कार्रवाई हो पाई है। कोल्लम से एसपी बाबू के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अपनी ही सरकार पर कई आरोप लगाते हुए मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा अमित शाह को सौंपा है। सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि दलित समाज का होने की वजह से सरकार में उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसी के साथ ही तबादले में पैसे के लेन देन के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में इस्तीफे की अटकलों के बीच जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक
बुधवार को सुबह जब अपने मेरठ के घर से निकले तो अपने इस्तीफे की बात को सिरे से खारिज कर गए। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, भाई साहब कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। लेकिन दोपहर होते होते अमित शाह को लिखा जब उनका ये 2 पन्ने का इस्तीफा मंजरे आम हुआ तो पता चला कि सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरे तक फैली हुई हैं। इस इस्तीफे में न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि दलित होने के चलते उनकी अनदेखी होने का आरोप भी लगाया गया। पत्र में लिखा गया है कि दलित मंत्री होने के चलते अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। मंत्री होने के बावजूद अब तक कोई विभाग नहीं दिया गया है। जल शक्ति विभाग में हुए तबादलों में बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है। 9 जुलाई को जब इस बाबत जानकारी मांगी तो प्रमुख सचिव ने मेरा फोन काट दिया। दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए विभाग में मेरे साथ भेदभाव होता है। ऐसे में दलित समाज का मेरा मंत्री रहना बेकार है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने इस्तीफा मुख्यमंत्री को देने के बजाय गृह मंत्री अमित शाह के नाम दिया है। इन गंभीर आरोपों के चलते अब पार्टी के अध्यक्ष सवालों से कतरा रहे हैं। यूपी सरकार के जो 2 मंत्री नाराज हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में दिनेश खटीक नाराज होने वाले अकेले मंत्री नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार देर शाम तबादलों में भ्रष्टाचार को लेकर उनके ओएसडी अनिल कुमार पांडे समेत 6 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की 0 टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये 0 टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। दिल्ली आने से पहले जितिन प्रसाद मंगलवार को योगी आदित्यनाथ से मिले और बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसफर पोस्टिंग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के जितिन प्रसाद को खूब खरी खोटी सुनाई है। यही वजह है कि अब दिल्ली दरबार माथा टेकने जितिन प्रसाद पहुंचे हैं। अमित शाह से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। ये भी सफाई दे रहे हैं कि उन पर कोई कड़ी कार्रवाई ना की जाए। उनको ट्रांसफर पोस्टिंग्स में हो रहे इस भ्रष्टाचार के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में हुए तबादलों में अनियमितता की बात को लेकर सबसे पहली चिट्ठी धमाका खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से 4 जुलाई को हुआ था। ब्रजेश पाठक ने तबादलों पर अपने ही अपर सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की थी। इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर ही नहीं बाहर के विपक्षियों को भी बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। एक मंत्री का अपनी ही सरकार में तबादलों में भ्रष्टाचार से लेकर जातीय भेदभाव तक की शिकायत करना कोई मामूली बात नहीं है। ये घटना बताती है कि कैसे तबादलों से लेकर सरकार के आम कामकाज में अधिकारियों की ताकतवर भूमिका से मंत्री परेशान हैं। देखना यह है कि कैसे दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से बात करके इस मामले का रास्ता खोजता है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला और परिमल कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और भाई ये बात करते हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की, जो कि ईडी की गिरफ्त में हैं। उनके खिलाफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गैर कानूनी फोन टैपिंग का मामला है। आपको दिखाते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। ये मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे हैं। 30 जून को रिटायर हुए हैं और अब एनएससी में गैर कानूनी फोन रिकॉर्डिंग केस में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संजय पांडे एक वक्त में आईपीएस रहते हुए भी लंबी छुट्टी पर थे। इस दौरान उन्होंने आईसेक नाम की कंपनी बनाई। ये कंपनी एनएससी का साइबर ऑडिट करती थी। इल्जाम है कि इस कंपनी ने एनएससी के कर्मचारियों की स्नूपिंग की है। संजय पांडे की गिरफ्तारी के साथ ही मुंबई पुलिस अपने सबसे बुरे दौर में दिखाई दे रही है। पिछले 3 साल में ये दूसरे पुलिस कमिश्नर हैं जो इस तरह दागदार हुए हैं। इसके पहले परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए जो काम किए हैं, इसके चलते वो अब जमानत पर हैं। उनके दौर में एंटीलिया केस हुआ और उनकी नाक के नीचे काम करने वाले सचिन वजह पर हत्या का आरोप लगा है। परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। जानकार कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के आला अफसरों के कारनामों का असर पूरी फोर्स पर है। कोई भी फोर्स, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, तो
जो फोर्स का कमांडर है, चाहे वो एसपी हो चाहे कमिश्नर हो, उसके मनोबल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि फोर्स किस तरह से बिहेव करेगी। अगर वो एक अधिकारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो पूरी फोर्स के ऊपर कब डिमोरलाइजेशन होता है, पूरी फोर्स में करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद महाराष्ट्र पुलिस में दूसरे नंबर पर माना जाता है और इस शहर का कमिश्नर बनना कभी साख की बात हुआ करती थी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उडुपी में भयानक सड़क हादसा, दिखाएंगे आपको ये तस्वीरें ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। मुंबई को लेकर हाल के दिनों में कई डराने वाले शोध सामने आए। ये कहा गया कि सालाना औसतन 2 मिलीमीटर मुंबई धंस रही है, अरब सागर का जलस्तर बढ़ रहा है। कई शोध में ये भी कहा गया कि जो समुद्री इलाके हैं कई सालों के बाद वो समंदर के नीचे नजर आएंगे। इन डराने वाले शोध के बीच अब मरीन ड्राइव पर जो इमारतें हैं वहां से कंपन की शिकायत है। आखिर कंपन की वजह क्या थी और इस शिकायत के बाद बीएमसी ने क्या एक्शन लिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई की पहचान मरीन ड्राइव मुंबई वासियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र, लेकिन जो समंदर मरीन ड्राइव को ये शख्सियत देता है, उसी की ऊंची तेज लहरें यहां बनी इमारतों में कंपन पैदा कर रही हैं। वजह हैं ये टेट्रापॉड्स। ये सीमेंटेड टेट्रापॉड समंदर के किनारे तेज लहरों की रफ्तार कम कर देते हैं और इससे किनारे को कोई नुकसान नहीं होता। इन्हें वेव ब्रेकर्स भी कहा जाता है। लेकिन इसका ख्याल रखे बिना बीएमसी ने कुछ हिस्सों से टेट्रापॉड्स हटा दिए थे, क्योंकि वो करीब 10.5 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क यानी कि कोस्टल रोड बना रही है। नतीजा ये हुआ कि ये तेज लहरें पास की इमारतों में कंपन पैदा कर रही हैं। यहाँ रहने वालों की शिकायत के बाद बीएमसी ने फौरन इन पत्थरों को फिर से जगह पर रखना शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी कई हिस्सों में किनारे से ये पत्थर गायब दिखते हैं, जिन्हें वापस रखने में कुछ दिन और लगेंगे। जैसे उनको ये मिला ये कंप्लेंट, तो तुरंत के तुरंत उन लोग ने टेट्रापॉड वापस रखने लग गए। ये प्रोमेनाड के जो स्टोन्स है ना, उसमें गड्ढे पड़ जाते थे, क्योंकि नीचे से पानी खींच लेता था, ये अर्थ को खींच लेता था और बार बार उसको रिपेयर करना पड़ रहा था। तो मेरे ख्याल से ये हमारे मेन एक्चुअली फियर है कि ये रोड के कारण से, और अगर समुद्र को बराबर आप उसको बैरिकेड नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तकलीफें निकलेंगे। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने हालिया शोध में पाया कि मुंबई शहर भौगोलिक घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। इसके अलावा हालिया स्टडी बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरब सागर का जल स्तर 0.5 से लेकर 3 मिलीमीटर सालाना की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं तेजी से मुंबई के कुछ इलाके नीचे बैठते चले जा रहे हैं। इस बीच ऐसे निर्माण यहाँ बसे लोगों को चिंतित करने लगे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कर्नाटक के उडुपी से, जहां भयानक एक्सीडेंट देखने को मिला, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक एम्बुलेंस अपना संतुलन खोते हुए टोल बूथ में जा टकराई। इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हुए। और मुंबई में तो बारिश का सिलसिला जारी है ही। अब राजधानी दिल्ली में भी आज तेज बारिश हुई और कुछ दिनों तक कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला है। दिल्ली में आज दोपहर काले बादल छाए, जिसके बाद कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते कुछ हद तक यातायात भी बाधित हुआ। सड़कों पर कई जगह ट्रैफिक देखने को मिला। मौसम विभाग की ओर से पहले ही आज के लिए बारिश का अनुमान था। अगले 4 दिन भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।